students, welcome back. So in this particular session we are again going to take up a chapter and एक short में हम उसके जितने भी important concepts हैं वो clear करेंगे. Right? So let's begin with this chapter, control and coordination. Again a very important chapter in your class 10th जो कि class 11th के entrance में काफी सारे questions का weightage hold करता है. So जितनी भी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी वो main बातें होंगी जो कि इस पूरे chapter में summarize करके लिखी गई हैं. So do make notes और जहाँ पर भी confusion हो you can write down in the comments and कोई भी queries हो we are going to be solving it. Okay, so let's begin with this particular chapter. तब तो सबसे पहले तो जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए और एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए बिटवीन द रिएक्शंस एंड हाउ द एनवायरनमेंट इज बीइंग परसीव्ड और कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में टू परसीव द एनवायरनमेंट. तो इसका सीधा सीधा एक वर्ड में आंसर है फॉर सर्वाइवल. अगर हमें सरवाइव करना है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं. राइट? तो अब इससे पहले कि हम बातें करें अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेथड, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं. सो फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिम्युलाई इट रिसीव्स. अब इसी सेंटेंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया है विच इज स्टिम्युलस. ठीक है, दूसरा कीवर्ड आया है रिस्पॉन्ड. राइट? तो इन सबको पहले जान लेते हैं कि ये टर्म्स क्या मायने रखते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो अगर हम स्टिम्युलस की बात करें, कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में आए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम से रूम में आ जाए या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीछे हम भाग रहे हो, वो एक चेंज है, तो वो हम उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल चेंज. कहीं टेम्परेचर कहीं हम दूसरी जगह पे गए, वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ थर्मल चेंज जो कि आ रहा है. ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ चेंज दैट अकर्स इन आवर एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ स्टिमुलस. ठीक, उसके लिए हम रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से हमारी बॉडी चेंजेस लाएगी, तो उसको हम बोलेंगे अपना रिस्पॉन्स. राइट? सो ऑलवेज देयर इज अ स्टिमुलस और उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. सो लेट्स see these two keywords. Stimulus, an agent or sudden change in the external or internal environment which causes a change in an organism or any of its body part. अब ये जो changes हैं ये हमारे external environment में भी हो सकते हैं या फिर internally भी हो सकते हैं. For example, when you feel hunger, ठीक है, तो तुम्हें पता चलता है ना, तुम्हारा ब्रेन मैसेज भेजता है कि हाँ there is a need to eat something और फिर तुम जाके खाना खाते हो. तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है जिसकी वजह से हंगर सेंटर जो है हमारे ब्रेन में वो एक्टिवेट हो गया और तुम्हारी बॉडी को बताया कि भाई वी आर हंग्री, वी नीड फूड, वी नीड न्यूट्रिएंट्स टू कम इनटू आवर बॉडी और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया बाय ईटिंग फूड एंड देन प्रोवाइडिंग दोज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इसमें स्टिम्युलस क्या हो गया, इसमें स्टिम्युलस हो गया हमारी इंटरनल बॉडी में चेंज विच इज ब्रिंगिंग अबाउट अ मैसेज और रादर कैरिंग अ मैसेज टू द ब्रेन दैट द बॉडी इज हंग्री. ठीक है, तो जो स्टिम्युलस होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है या फिर इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है. उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो भी वेरी करेगा. कभी कभी ये रिस्पॉन्स सिर्फ एक ऑर्गन से हो जाएगा, है ना. किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हें एक पेन उठा के देना है, तुमने भाई अपना हाथ मूव किया, उस पेन को उठाया, ऑफ कोर्स आईज परसीव करेगी कि कहाँ पे पेन है, कोऑर्डिनेशन होगा, उस पेन को उठाया और उसको दे दिया. ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति ने बोला जो बहुत दूर बैठा है तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी हिलानी पड़ेगी उसको पेन ले जाके देने के लिए. ठीक है, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो डिपेंड करते हैं फ्रॉम एक्शन टू एक्शन कि हमें एक्चुअली स्टिम्युलस का रिस्पॉन्स कैसे देना है. राइट? सो द स्टिम्युलस इज एन एजेंट और सडन चेंज इन द एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि हमारे बॉडी में चेंजेस लाएगी और रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी को मैसेज देगी. रिस्पॉन्स क्या है? चेंज और रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिम्युलस. इजी, तो हर स्टिम्युलस का ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है. नेक्स्ट, रिसेप्टर्स. अब देखो स्टिम्युलस का जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके बीच में कितना कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में हम क्या ही जानते हैं.
भाई हमारे ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस स्टिम्युलस को परसीव कर रहे हैं एंड देन दे आर सेंडिंग द मैसेज टू द ब्रेन। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है और वापस से बॉडी को बता रहा है कि एक्चुअली में उसको क्या करना है। तो इस दौरान, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के दौरान दो चीजें या दो कंपोनेंट्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है रिसेप्टर और इफेक्टर। As the name also suggests, receptor is something which will receive that information and effector is something which will bring about the effect or bring about the change. ठीक है, तो रिसेप्टर क्या होता है? ये स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमें एनवायरमेंट या स्टिम्युलस को परसीव करने में हेल्प करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम इन सेल्स को देखें कि ये कहाँ पे होने चाहिए, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में होने चाहिए, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स ही एनवायरमेंट को परसीव करने में हेल्प करते हैं, राइट? सो दीज रिसेप्टर सेल्स विल बी फाउंड in the sense organ as part of the sense organs, and they are nerve cells which initiate waves of impulses towards the central nervous system. Central nervous system is in accordance to brain and spinal cord. तो central nervous system तक impulses भेजे जाएंगे, messages भेजे जाएंगे in the form of electricity, in the form of electrical transmission, और उसके थ्रू फिर मैसेज वापस आएगा कि क्या करना है। अब किसके पास वापस आएगा? इफेक्टर के पास, ठीक है? So muscles or glands which contract or secrete substances on receiving an impulse from the brain या spinal cord. तो brain या spinal cord तक मैसेज पहले जाएगा through the receptors, ठीक है? और फिर मैसेज को प्रोसेस करके उसका जो रिएक्शन देना होगा बॉडी को, उसका मैसेज वापस आएगा टू सम ऑर्गन और सम ग्लैंड जिसको कोई ना कोई चेंज करना होगा, या फिर फॉर मसल्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके अल्टीमेटली मूवमेंट कॉज करनी होगी। तो ऐसे ग्लैंड, ऐसे ऑर्गन या ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स, जो कि हमें वो रिएक्शन शो करेंगी जो हमें स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में देना है, ठीक है? सो आई होप कि सब क्लियर है, सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए। लेट्स मूव अहेड टू द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अगर हम देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के अलावा, नर्वस सिस्टम तो हमको पता है कि ब्रेन ही तो है जो मैसेजेस को परसीव करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और फिर हमें रिएक्ट कैसे करना है वो बताएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन और द नर्वस सिस्टम देयर इज अनदर सिस्टम जो कि हार्मोन से एसोसिएटेड होता है, द एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से एसोसिएटेड है जो कि कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके अपनी एक्टिविटीज को हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लाते हैं। व्हाट आर दीज? नर्वस सिस्टम विच ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है? और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन्स के थ्रू, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू ये एक्टिविटी करता है, राइट? तो हम पहले नर्वस सिस्टम की बात करेंगे एंड देन सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग टू गो अहेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे देखो फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम क्या क्या है। जाहिर सी बात है, अगर हम सेंस ऑर्गन से परसीव कर रहे हैं अपनी एनवायरमेंट को, तो हम इन्फॉर्म्ड हैं कि हमारी एनवायरमेंट कैसी है, किसकी वजह से? अगेन आवर नर्वस सिस्टम, राइट? तो पहला फंक्शन तो यही हो गया, इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स जो कि मैसेजेस को डिलीवर कर रही हैं, ठीक है? दूसरा क्या हो गया? इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है? अब तुम खुद सोचो, अगर तुमसे भागने को कहा जाए और तुम्हारा पैर और हाथ साथ में चल ही नहीं रहा है, तो तुम कैसे अपनी बॉडी को आगे भगाओगे, लेकर जाओगे? नहीं ले जा पाओगे। तो ब्रेन सिर्फ मसल्स को मूव ही नहीं करता है, उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, हार्मनी लाता है उनके एक्शंस में, ताकि हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव कर पाए, हम एक्सरसाइज कर पाए, हम रनिंग कर पाए, हम होल्ड कर पाए किसी चीज को, राइट? सो ऑल दैट इज अगेन डन बाय द नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी मस्कुलर एक्शंस, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो हमारी विल के अंडर है, हमारे कंट्रोल में है, हम इनको खुद चाहें तो करें। There are voluntary actions and involuntary actions. Voluntary action, हमें उठ के बैठना है, हम उठ के बैठ गए अपनी मर्जी से। लेकिन क्या ब्रीदिंग हम अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं, ब्रीदिंग इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, ये हर टाइम होता रहेगा। इनफैक्ट हम रोकने की भी कोशिश करें, पार्शली इनवॉलंटरी पार्शली वॉलंटरी समझें और थोड़ी देर के लिए रोक भी लें, तब भी बॉडी अल्टीमेटली गिव अप कर देगी और फिर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ब्रीदिंग इज एन इनवॉलंटरी फंक्शन, हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल में नहीं है। कुछ हद तक हो सकता है, पार्शली हो सकता है, बट पूरी तरह नहीं है। सिमिलरली बीटिंग ऑफ द हार्ट,
अब तुम्हारी दिल की धड़कनें धड़क रही हैं, यहाँ पे तुम छुओगे तुम्हें महसूस होगी, क्या तुम इसको बोल सकते हो भाई रुक जाओ, मन नहीं कर रहा है बीट करने का? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये भी फंक्शंस जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है, ये खुद से होंगे। तो वॉलेंट्री के साथ साथ जाहिर सी बात है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी हमारा ब्रेन ही कोऑर्डिनेट करता है, राइट। सो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग ऑफ द हार्ट हो गया, ये भी रेगुलेट करेगा हमारा नर्वस सिस्टम, राइट। इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, जाहिर सी बात है हमारा जो ब्रेन है वही कॉन्शियसनेस, वही मेमोरी, वही स्पीच, पर्सनैलिटी, इन सबको अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है इट विल हेल्प अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है, तभी तो हम बोलते हैं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों उसको एसोसिएट करते हैं ब्रेन से? क्योंकि एक्चुअल में हमारा ब्रेन ही है जो हमें इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी स्पीच, हमारी लैंग्वेज, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इवन जो तुम्हें डिफरेंट आइडियाज आते हैं व्हेन दे आर पुट टुगेदर एंड प्रोसेस, तब जाके तुम एक थॉट प्रोसेस बना पाते हो ना, वो सब भी ब्रेन की देन है, ठीक है। सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज विच द नर्वस सिस्टम इज हेल्पिंग अस डू। नेक्स्ट, तो नर्वस सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? इट इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन और द नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तुम ब्रेन को डाइसेक्ट करोगे, उसमें मेजॉरिटी में जो सेल्स मिलेंगे तुम्हें वो न्यूरॉन्स होंगे। स्पाइनल कॉर्ड को डाइसेक्ट करोगे, उसमें न्यूरॉन्स मिलेंगे। जो नर्व्स होती हैं पूरी बॉडी में फैली होती हैं, उनको डाइसेक्ट करोगे, उसमें हमें नर्व सेल्स के फाइबर्स मिलेंगे, मतलब बंडल्स मिलेंगे, ठीक है। तो नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसा होता है। सबसे पहली और खास बात क्या है न्यूरॉन्स के बारे में कि ये काफी लंबे सेल्स होते हैं। इनफैक्ट बॉडी में दे आर सेड टू बी द लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी की ही बात ना करो, लॉन्गेस्ट सेल यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो नर्व सेल्स होते हैं, राइट। कभी कभी नर्व सेल्स का ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इतना लंबा होता है कि ये 1 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है ना। इमेजिन 1 मीटर, इतना हिस्सा इसका सिर्फ ये वाला एक्सटेंड करेगा, ठीक है। सो व्हाई आर दे सो लॉन्ग? ऑब्वियसली क्योंकि इनको मैसेजेस कैरी करने होते हैं और बहुत जल्दी कैरी करने होते हैं। हम कितनी जल्दी मैसेजेस को प्रोसेस कर पाते हैं ना, हमारा ब्रेन कितनी जल्दी प्रोसेस करता है। इमेजिन करो अगर ये एकदम छोटे छोटे होते और एक के बाद एक धीमे धीमे मैसेज पहुंचता, तो हमें ये पेन उठा के लिखने में कितना टाइम लग जाता, राइट। तो ये फंक्शंस जल्दी जल्दी इसलिए ही हो पाते हैं क्योंकि ये नर्व सेल्स इतने लंबे हैं और इतने ब्रांच्ड हैं कि जल्द से जल्द ये अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर पाते हैं, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द पार्ट्स ऑफ दिस न्यूरॉन। सबसे पहले जो ये मेजर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा। हियर कैन यू सी, सोमा इज आल्सो नोन एज सेल बॉडी, जो मेन बॉडी होती है सेल की। अब तुम्हें पता है सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सिमिलरली यहां पर भी होगा, देखो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड ये जो देख रहे हो दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड ऑफ कोर्स इसकी मेम्ब्रेन है विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अलावा तुम क्या खास बात देख पा रहे हो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, ब्रांचिंग है, और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को जो साइटोप्लाज्म में से निकल रहे हैं फ्रॉम द मेन सेल बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ ब्रांच विच इज कमिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो साइटोप्लाज्मिक सेल बॉडी, रादर सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड सारी ब्रांचेस ये जो बन रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, राइट। एंड देन देयर इज वन वेरी लॉन्ग प्रोसेस और ब्रांच विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसको हम, इस वाली ब्रांच को, लंबी वाली ब्रांच को हम बोल रहे हैं एक्सॉन। दिस एंटायर ब्रांच इज द एक्सॉन। अब एक्सॉन में जनरली क्या होता है, या तो ये पूरा खाली होता है, ऐसे ही लंबी सी ब्रांच होगी, या फिर इसके ऊपर एक शीथ लपेटी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग शीथ की तरह काम करती है और इसके अराउंड लपेटी हुई होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है वो काफी जल्दी होता है, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि ये इंसुलेशन है पूरा, है ना, इट इज
फुली इंसुलेटेड ना, तो इंसुलेशन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होने होंगे तो नहीं ट्रांसमिट हो पाएंगे। तो होता क्या है, माइलिन शीथ कुछ इस तरीके से लपेटी जाती है कि बीच बीच में ये देख रहे हो गैप्स हो, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मूव करना होता है, ट्रांसमिट होना होता है, तो व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देखो यहां से डेंड्राइट से एंटर करते हैं, ठीक है, फिर सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर एक्सॉन पे जाते हैं। अब यहाँ पे इनको माइलिन शीथ मिली, लेकिन आगे तो बढ़ना है, तो ये क्या करेंगे, यहां से ऐसे जंप करेंगे, जो बीच बीच में एरियाज होंगे उन पे जंप करेंगे, एंड दीज एरियाज इन द मिडल आर एक्चुअली नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होती है एंड द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज एबल टू जंप थ्रू द एक्सॉन। अब एक्सॉन के एंड पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे आया और फिर एंड पे एंड तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो नर्व एंडिंग देख रहे हो, कैन यू सी इट हैज अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर एट द एंड। इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर नॉब टर्मिनल। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स विच आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि मतलब क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब न्यूरल फंक्शन या न्यूरल मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला केमिकल। तो ये कैसे काम आएगा, देखो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा वो यहां से एंटर करेगा डेंड्राइट से, एंड देन इट विल मूव थ्रू एक्सॉन के थ्रू एंड देन नर्व एंडिंग तक आएगा। जैसे ही वो एंड पर आएगा, एंड को छुएगा, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अब अभी तक ट्रांसमिशन कैसा था, इट वॉज इलेक्ट्रिकल। अब आगे कैसा होगा, केमिकल। कैसे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे और फिर ये ढूंढेंगे दूसरे डेंड्राइट को, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को। सो यहां पे फॉर एग्जांपल दूसरा न्यूरॉन है हमारा, ये उसका एक्सॉन है, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है, और ये उसके डेंड्राइट्स हैं, लाइक दिस, ठीक, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एक रफ स्केच आई एम मेकिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल हुआ, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो दो नर्व की एंडिंग्स हैं, मतलब एक नर्व की एंडिंग, पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट की ब्रांचेस हैं, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज आती हैं। देयर इज ऑलवेज अ लिटिल गैप इन बिटवीन the axon endings of the first neuron and the dendrites of the second neuron, जहां पे मैसेज ट्रांसमिट होना है। तो उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। तो होगा क्या, यहां तक तो आराम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ गया, लेकिन अब तो गैप है, तो गैप में क्या भेजना पड़ेगा, गैप में भेजने पड़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और फिर जाके डेंड्राइट को टच करेंगे। डेंड्राइट में सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स वापस से जनरेट होगा, और अब इस डेंड्राइट के थ्रू, सोमा के थ्रू, और फिर एक्सॉन के थ्रू ये मूव करेगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे वो रिलीज होंगे, तीसरे डेंड्राइट को टच करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। थ्रू द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल होता है, और बिटवीन न्यूरॉन्स केमिकल्स के थ्रू होता है। One very dominant chemical in this type of transmission is acetylcholine. इसका नाम याद रखना अगर आ जाता है तो you should know कि साइनैप्स में acetylcholine as a neurotransmitter एक्ट करता है और impulses को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने में हेल्प करता है। I hope ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्लियर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, साइनैप्स थ्योरी। Synapse is the point of contact between the terminal branches of the axon. Axon terminal of a neuron and dendrites of another neuron are separated by a fine gap
तो एक जंक्शन होती है, एक गैप होती है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनैप्स, राइट? The nerve impulse is sent across the synaptic cleft with the help of neurotransmitter acetylcholine. So this is important part. यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि ये नॉब है एक्सॉन का, टर्मिनल का, ठीक है, और इसमें देखो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पर आएगा, न्यूरोट्रांसमिटर्स जाकर इसके मेम्ब्रेन में फ्यूज करके खुल जाएंगे और जो इनके अंदर का केमिकल होगा, सॉरी, द न्यूरोट्रांसमिटर वेसिकल्स विल कम एंड फ्यूज, और फिर इनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमिटर होंगे वो निकलने लगेंगे। जैसे ही उनको दूसरे डेंड्राइट मिलेगा वो उसके अंदर रिएक्शन कॉज करेंगे एंड देन उस रिएक्शन के होने की वजह से इंपल्स वापस से क्रिएट होगा इन द सेकेंड न्यूरॉन और मैसेज आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, आई होप साइनैप्स के बारे में क्लियर हो गया है कि ये क्या होता है। आगे बढ़े टू रिफ्लेक्स एक्शन थ्योरी। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? देखो, नॉर्मली तो अगर हमसे कोई कुछ कहता है तो हम टाइम लेते हैं, हम अपने ब्रेन को समझाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करें एंड देन रिएक्शन देते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर हम इतना टाइम लेंगे किसी रिएक्शन को देने के लिए तो मे बी हमारी बॉडी में डैमेज हो जाए या हमें कोई इंजरी हो जाए या इवन ब्रेन को कोई इंजरी हो जाए, राइट? तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम इनवॉलंटरी सडन रैपिड रिएक्शंस देते हैं और इन्हीं सडन रैपिड इनवॉलंटरी एक्शंस को जो एकदम से हो जाते हैं, अपने आप से हो जाते हैं, हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और वापस से अपना मैसेज लेकर आ जाते हैं कि भाई क्या करना है, एंड दे आर वेरी वेरी क्विक। एंड व्हाई डू रिफ्लेक्सेस टेक प्लेस? ताकि कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में जब हमें बहुत देर नहीं लगानी है, हमें फौरन डिसीजन लेना है, हमें फौरन एक्शन शो करना है, तो ये एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी मदद करता है। जैसे जब तुम एक बहुत गर्म चीज को एकदम से छुओ, तो अगर हम ये सोचें कि मैसेज जाएगा ब्रेन तक कि भाई ये गर्म है, फिर मैसेज वापस आएगा कि भाई तुम हाथ हटा लो, उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन अपना हाथ हटाएगा, मसल्स हाथ हटाएंगे, तो भाई उतनी देर में तो हमारा हाथ जल जाना है, राइट? तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मैसेज जो है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड वापस से मैसेज भेज देगी कि भाई रिमूव योर हैंड, एंड इट विल बी वेरी क्विक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो वेरी क्विक एक्शंस होते हैं, रैपिड एक्शंस होते हैं जो हमें ब्रेन की इंजरी या कैसे भी बॉडी को इंजरी ना हो इसके लिए हेल्प करते हैं, राइट? मैसेजेस आर वेरी वेरी फास्ट और जिस रास्ते से ये मैसेजेस ट्रैवल करते हैं उस रास्ते को हम बोलते हैं या उस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, राइट? सो इनवॉलंटरी एक्शंस, रिमेंबर दीज आर इनवॉलंटरी, इसमें हमें कॉन्शियस थॉट नहीं देनी होती है कि हमें कैसे करना है, ये अपने आप हो जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई आर रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्स एक्शन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर कोई धूल मिट्टी से भरा हुआ विंड आ रहा है तुम्हारे करीब और तुम्हें महसूस होता है, तुम फौरन अपनी आंख बंद कर लेते हो? ऐसा तो नहीं होता है कि भाई सोच रहे हैं अच्छा ये आ रहा है तो बंद करें, नहीं। या फिर कोई कीड़ा आता है एकदम से, फौरन आंख बंद हो जाती है। So that is the kind of reflex action that I'm talking about. It is very very rapid, it does not need conscious thought and it is involuntary. अपने आप से होता है, right? The peripheral nervous system and spinal cord are involved in controlling reflex action. कौन कौन से? The peripheral nervous system and spinal cord. तो spinal cord देखो ब्रेन मेन एरिया है जो प्रोसेस करता है सारी इंफॉर्मेशन को। Then a long spinal cord is there and जो भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर निकल के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रही होती हैं वो पार्ट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The path traveled by the impulse during a reflex action is called as reflex arc. This is important. जो पाथवे होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। और पाथवे में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस विच कैन बी एनीथिंग, इट माइट बी टेम्परेचर रिलेटेड, it might be mechanical stimulus, it might be biological stimulus, right?
रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, कोई सा सेंस ऑर्गन होगा जो जल्दी से उसको परसीव करेगा, चाहे वो स्किन की बात कर लो, चाहे वो देखने की बात कर लो, है ना, चाहे इफ यू हियर समथिंग, राइट। नेक्स्ट एफरेंट। अच्छा, एफरेंट का मतलब होता है एनीथिंग जो लाता है, आओ। एफरेंट से याद रखो आओ, ईफरेंट से याद रखो एग्जिट होना। तो अगर कोई मैसेज को लेकर आ रहा है तो ऐसी नर्व को हम क्या बोलेंगे, एफरेंट नर्व। अगर कोई मैसेज को लेकर जा रही है इफेक्टर ऑर्गन तक कि क्या करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, ईफरेंट नर्व। ठीक है, तो एफरेंट नर्व फाइबर से, या फिर इसको हम सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंसरी परसेप्शन कर रही है। सो एफरेंट इज ऑल्सो नोन एज सेंसरी नर्व फाइबर, और ईफरेंट का दूसरा नाम होता है मोटर। मोटर हम इसको एसोसिएट करते हैं टू मसल्स, ठीक है, मैकेनिकल डूइंग, उसको हम मोटर से एसोसिएट करते हैं। तो इफरेंट को या एग्जिट मैसेज नर्व को हम मोटर नर्व भी बोलते हैं, और इनकमिंग नर्व को या आने वाली नर्व को हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व फाइबर, देन इट गोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी कौन सा हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, देन स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से उसका प्रोसेसिंग करके एक फॉरवर्ड मैसेज या आउटगोइंग मैसेज ट्रांसफर करेगी टू विच नर्व नाउ, एग्जिट नर्व विच इज नोन एज इफरेंट और मोटर नर्व फाइबर। एंड देन ये मोटर नर्व फाइबर कहां तक मैसेज लेकर जाएगा जहां पे रिएक्शन दिखाना होगा, टू द मसल और ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। वो अक्सर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देंगे कि रिफ्लेक्स आर्क का जो रादर रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स को सही तरीके से या सही ढंग से सीरीज में लगाना है, राइट। सो मे बी दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, उसमें से करेक्ट चूज करना हो, या फिर वो डायरेक्टली लिख देंगे और फिर बोलेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। सो दिस सीक्वेंस यू मस्ट नो। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं रिफ्लेक्स आर्क के, तो कुछ एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विथड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इट इमीडिएटली। तुम सोचते नहीं हो कि हाँ ये गर्म है, अरे ये गर्म हो गया है, हाथ हटा लो, तुम्हारा हाथ उसको फौरन छुएगा और फौरन हट जाएगा। ठीक है, तो यू डोंट नीड कॉन्शियस थिंकिंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट, shivering when it is too cold or sweating when it is too hot. So these are also not under your control. As soon as the skin, the thermoreceptors in the skin, they perceive कि temperature बहुत cool हो गया है या temperature बहुत hot हो गया है, तो उसके हिसाब से body reaction देगी। तो that is also a reflex action. बहुत cold है temperature, shivering start होगी ताकि body में heat generate हो। बहुत हाई हो गया है टेम्परेचर, फौरन तुम पर्सपायर करने लगोगे, स्वेट करने लगोगे, ताकि जो स्वेटिंग है उसका इवेपोरेशन होकर बॉडी को कूलिंग सेंसेशन मिले, राइट। सो दोज आर ऑल्सो रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई टू लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा। अच्छा, जब तुम बहुत ऐसी जगह से निकल के जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, ब्राइट लाइट है, सडनली एक डार्क जगह पे जाते हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारा प्यूपिल अल्टीमेटली क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को, डायलेट करता है, एंड एज अ रिजल्ट मोर लाइट इज एबल टू कम इनटू द ओपनिंग इनटू द प्यूपिल एंड क्रिएट व्हाटएवर इमेज देयर इज ऑन द रेटिना। ठीक है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, राइट। It takes place quickly so that अंधेरे रूम में आते ही तुम्हें चीजें दिखने लगे, right? Next, when you smell your favorite dish, your mouth waters again. ये चाहे तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर तुम्हें उसकी स्मेल आ रही है तो ultimately your mouth starts to water, salivate involuntarily. ठीक है, तो ये भी एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, right? ओके, नेक्स्ट इज द डिविजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो मेन डिविजन है वो 2 कैटेगरीज में है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड द
स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी की सारी नर्व्स आ जाएंगी जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। अब जाहिर सी बात है ये ऐसी नर्व्स होंगी जो मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर भी जाएंगी, और जो वहां से प्रोसेस्ड मैसेजेस हैं, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है या रिस्पॉन्सेज हैं, उनके मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर वापस भी आएंगी इफेक्टर ऑर्गन तक, राइट। सो दीज फाइबर्स और दीज नर्व्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू एक आने वाली जिसको हम बोलेंगे एफरेंट नर्व्स, राइट, एंड एग्जिट करने वाली को क्या बोलेंगे, इफरेंट नर्व्स। तो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स हैं उनको हम ब्रॉड दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो मैसेजेस को सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं एफरेंट, ए से, और जो एग्जिट करती हैं वहां से और मैसेजेस वापस लेकर आती हैं उनको हम बोलते हैं इफरेंट। दूसरा नाम क्या है एफरेंट और इफरेंट का? एफरेंट मतलब वो नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर आ रही हैं, सो दे आर आल्सो नोन एज सेंसरी नर्व्स। एंड इफरेंट अभी अभी हमने बात करी थी जो कि रिएक्शन या रिस्पॉन्स कॉज करेंगी थ्रू मसल्स, थ्रू ग्लैंड्स, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मोटर नर्व्स, राइट। तो ये तो बात हो गई अबाउट द टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसके अलावा अगर हम इस पर जाएं कि कौन सा एक्शन वॉलंटरी है, हमारी विल के कंट्रोल में है, और कौन सा एक्शन इनवॉलंटरी है विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, तो उसके हिसाब से भी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो हिस्से? पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है ऐसे एक्शंस जो कि वॉलंटरीली हम कर पाते हैं। अगर हमें वॉक करना है तो हमारा कौन से नर्व्स एक्टिव रहेंगे और कौन से नर्व्स के बीच में मैसेजेस भेजे जाएंगे, सोमैटिक नर्व्स के बीच में, ठीक है। तो सोमैटिक नर्व्स जो हैं, अगर जो सोमैटिक नर्व्स ब्रेन से एसोसिएटेड हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो सोमैटिक नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, मतलब कोई भी टर्म आए और उससे एसोसिएटेड कोई एमसीक्यू आए तो तुम्हें उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। सो क्रेनियम इज रिलेटेड टू ब्रेन, it is related to brain. Spinal is related to obviously the spinal cord. तो जो सोमैटिक नर्व्स ब्रेन से एसोसिएटेड होंगे, ब्रेन तक मैसेज ले जा रहे होंगे और ब्रेन से वापस, उनको हम बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ला रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को लेकर जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? अभी तो इनके नाम और नंबर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अदरवाइज वो भी होता है हायर क्लासेस में, वो भी याद करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि क्रेनियल इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन नर्व्स एंड स्पाइनल विद द स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। सिमिलरली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद नर्व्स जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट, राइट, ब्रीदिंग, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो जब प्रोसेसिंग करते हैं या फंक्शन करते हैं, जैसे जब डाइजेशन होता है तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं जो मैसेजेस देते हैं कौन सी एंजाइम किस टाइम पे निकलनी है, उन सबके मैसेजेस इनवॉलंटरी नर्व्स के थ्रू होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं स्टमक को बताएंगे कि अब तुम एंजाइम सेक्रीट करो, वो खुद करेगा जब उसको मैसेज आएगा थ्रू द फूड दैट वी आर ईटिंग, राइट। सो ऑल दोज एक्शंस आर इनवॉलंटरी, राइट। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस के थ्रू, रादर इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए जो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसमें भी हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। अब देखो, क्योंकि एक्शंस इनवॉलंटरी हैं तो किस जगह पे किस सिचुएशन में हमें कैसा एक्शन करना चाहिए वो भी जरूरी है। अब वो हम खुद तो बता नहीं रहे, तो बॉडी के पास इंटरनली ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि डिफाइन करेगा किस टाइम पे कैसा एक्शन हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो हमारा एक्शन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है ना, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। क्या उस टाइम पे डाइजेशन होगा? नहीं, डाइजेशन इनफैक्ट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ब्लड का फ्लो कहाँ पे ज्यादा होगा? ब्लड का फ्लो हमारी मसल्स में ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई है, कुछ भी ऐसी डरावनी सिचुएशन आई है, तो हमें या तो उस सिचुएशन से भागना है या फिर फाइट करना है, तो हमारे मसल्स के पास ब्लड होना चाहिए। ब्लड को किसी ना किसी जगह से डाइवर्ट किया जाएगा ना, ताकि वो मसल्स के पास पहुंच सके। कहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा? हमारी स्किन से। तभी जब तुमने देखा होगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो लोगों के रंग उतरने लगते हैं। सब बोलते हैं कि अरे तुम्हारा रंग पीला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि स्किन तक जो ब्लड आ रहा था, सरफेस तक जो ब्लड आ रहा था, वो एक्चुअली रिड्यूस हो गया है और वो कहाँ पहुंचाया जा रहा है? मसल्स तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि रिएक्शन दिया जाए इमरजेंसी सिचुएशन का, राइट। सिमिलरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम तक इतना भर भर के एक्सटेंसिव सप्लाई हो रही थी ब्लड की, उसको रोक दिया गया है और उसको भी मसल्स की तरफ डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अभी हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है फूड को, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या हमारा स्टमक, क्या हमारा फूड हमारा साथ देगा? अभी नहीं। अभी हमारा साथ देने वाली है हमारी मसल्स, राइट। सो जो डाइवर्जन है उसकी वजह से ही हमारी स्किन पेल दिखती है और हमारा जो माउथ होता है उसकी वाटरिंग कम हो जाती है, बिल्कुल सूख जाता है हमारा मुंह, राइट। सो ऑल दिस इज बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट सिस्टम है जो कि अपनी एनवायरमेंट के हिसाब से उसको परसीव करता है कि कैसी सिचुएशन है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है फाइट की या फ्लाइट की, हमें किसी से भागना है, ऐसी सिचुएशन में द सिंपैथेटिक सिस्टम बिकम्स एक्टिव। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव होगा, ये कौन सी सिचुएशन में होगा? फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में। फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, हमारी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। एड्रीनलिन, वन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड इज सेक्रेटेड, तो एड्रीनलिन भी इन फंक्शंस को इनहैंस करती है। डाइजेशन रुक जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज occur when the sympathetic nervous system is activated. क्या sympathetic nervous system हर टाइम एक्टिवेटेड होगा? नहीं। तो हर टाइम कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को एकदम नॉर्मल रखे, एट रेस्ट पे रखे, और हमारा नॉर्मल डाइजेशन हो रहा है, हमारा जो ब्लड है वो हर बॉडी पार्ट में डाइवर्ट हो रहा है, इक्वली हो रहा है, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्ट कंडीशन। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर इनवॉलंटरी एक्शंस, और क्योंकि ये हमारी कंट्रोल में नहीं है तो इंटरनली ही बॉडी में दो टाइप के सिस्टम्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। एक सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब हम रेस्ट पर हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में है, नॉर्मल होगी ब्रीदिंग, नॉर्मल होगी हार्ट बीट, राइट। और एक सिस्टम तब एक्टिवेट होगा स्पेसिफिकली जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि इमरजेंसी हो, फाइट करनी हो किसी सिचुएशन से, या फिर किसी सिचुएशन से भागना हो, राइट। सो इन दैट केस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। आई होप डिविजन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड जो भी उनसे टर्म्स एसोसिएटेड हैं, जो भी कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड हैं, वो सब क्लियर हो गए हैं। लेट्स मूव अहेड टू द ब्रेन। अब देखो, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, दीज आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं टू ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन के अलग अलग पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं टू द रिलेटेड टू द सीएनएस इज प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन होता है ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, तो ऑब्वियसली बात है इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि कोई भी इंजरी ब्रेन में ना हो, प्रिवेंट किया जा सके, राइट। सो इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसमें 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें से forebrain has subdivisions of 3 parts.
ठीक है। फोर ब्रेन को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कोई डिविजन्स नहीं होते हैं। और फिर आता है हाइंड ब्रेन, जिसके अगेन 3 डिविजन्स होते हैं, पॉन्स वैरोलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड द थर्ड इज सेरेबेलम, राइट। अब इसके फंक्शंस तो बहुत रेंज के हैं, बहुत वास्ट हैं, बहुत वेरिड हैं, बट अगेन the functions which will come in your exams, which will be asked in your exams are very specific कि कौन से NCERT में दिए हैं और उससे associated और कौन से functions हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम इन सब में बात करें तो सबसे पहले सेरिब्रम का फंक्शन देख लेते हैं। सेरिब्रम का फंक्शन एक्चुअली बहुत वास्ट है, तुम यहाँ पे देख भी सकते हो। ये जो पूरा हिस्सा है ना, the red part that you see, the reddish pinkish part that you see is the whole of the cerebrum. This here is the cerebrum. तो cerebrum जो है, it is the seat of intelligence, perception of the sense organs, मतलब हमारी सेंस ऑर्गन्स जो कुछ भी परसीव करती हैं वो अल्टीमेटली सबसे पहले किधर जाता है, सेरिब्रम के पास जाता है और फिर वो मैसेज को प्रोसेस करता है। द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज द सीट ऑफ आवर स्लीप साइकिल, राइट। हमारा जो थिंकिंग है, जो मेमोरी है, वो सब कुछ इसी से एसोसिएटेड है। हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो एसोसिएटेड होती है। हाउ वी ब्रिंग अबाउट द आइडियाज और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं वो भी सेरिब्रम का हिस्सा है, राइट। तो अगर तुम देखो तो मेजर फंक्शंस जो हम ब्रेन से एसोसिएट करते हैं वो कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है, ठीक है। तो सेरिब्रम के फंक्शंस पता होना चाहिए। देन वी कम टू थैलेमस। छोड़ दो, थैलेमस इज नॉट इन योर कोर्स, बट हाइपोथैलेमस इज। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट इज द सेंटर ऑफ हंगर, ठीक है। जो हंगर सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। एंड ऑल्सो जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करी थी ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए, तभी तो दोनों साथ में फंक्शन करेंगे और कंट्रोल और रेगुलेशन अच्छे से हो पाएगा। वो भी कौन कराता है, विच इज व्हाट component of the brain is the link between nervous system and endocrine system, it is the hypothalamus, okay. So it also coordinates endocrine function, right. Then we come to the mid brain, again not in your course. hind brain में medulla और cerebellum के बारे में तुमको पता होना चाहिए। सेरेबेलम, सेरेबेलम ये वाला हिस्सा है। कैन यू सी, इट इज जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, है ना, ट्री के ब्रांचेस के जैसा लग रहा है और पीछे के साइड होता है और नीचे के साइड ये जो ब्रेन स्टेम देख रहे हो इसमें ऊपर के साइड यहाँ पर पॉन्स होता है एंड दिस रीजन हियर इज द मेड्यूला, राइट। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि मेड्यूला का क्या फंक्शन है और सेरेबेलम, सेरेबेलम का क्या हिस्सा फंक्शन है। सेरेबेलम अगर हम बात करें तो जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, मतलब हम कैसे वॉक करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे तो सेरेब्रम के कंट्रोल में है। ऑल द वॉलंटरी एक्शन
आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। लेकिन जब हम वॉलंटरी एक्शंस करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जनरल वॉकिंग, अगर तुम वॉक भी करते हो तो तुम्हारे राइट हैंड के साथ हमेशा तुम्हारा लेफ्ट लेग चलता है आगे, है ना। तो वो जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो बैलेंसिंग होती है वो किसके हाथ में होती है? सेरेबेलम के हाथ में। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी एक्टिविटीज और वॉलंटरी एक्शन। Coordinating voluntary action, as well as it is also responsible for balance and posture. Right? इसको समझना बहुत आसान है। देखो, जब कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो क्या होता है? वो लड़खड़ा के चलता है ना। Why? Because alcohol intoxicates the cerebellum. अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो सेरेबेलम पे होता है, इसीलिए बैलेंस लॉस हो जाता है। और अक्सर तुमने देखा होगा जो शराबी होते हैं वो डगमगा के कभी कभी नालियों में भी गिर जाते हैं या फुटपाथ पे लेट जाएंगे और वहीं सो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका सेरेबेलम इफेक्ट होता है और सेरेबेलम इफेक्ट होने की वजह से दे डू नॉट फाइंड द राइट बैलेंस व्हेन दे आर मूविंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर ऑफन फाउंड लाइंग हियर एंड देयर ऑन द रोड। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सेरेबेलम की। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेडुला की। अब देखो, हमने सारे वॉलंटरी एक्शंस की बात कर ली। व्हाट अबाउट द इनवॉलंटरी एक्शंस? इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? इट इज द पॉन्स एंड द मेडुला टुगेदर विच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शंस में हमारा मेजर क्या आ जाएगा? मेजर आ जाएगा हमारा ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग हो गया, स्वॉलोइंग आ जाएगी, and then heartbeat और heart rate। ठीक है, सो मेडुला का लिख सकते हो all the involuntary functions are controlled by it। all right, so that was about the parts of the brain that you should know and the functions which are associated with them। अब बात आती है दूसरी कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ब्रेन को अगर तुम जानते हो तो ये हमारे स्कल के अंदर होता है। अब तुम खुद ही जानते हो तुम्हारी स्कल कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। द स्कल इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और जो पार्ट होता है स्कल का जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन के ऊपर एक बॉक्स बना रहा है स्केलेटन का या बोन का, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इसीलिए देखो हमने ब्रेन से कौन सा वर्ड एसोसिएट किया था? क्रेनियल नर्व ना, है ना। तो क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स। तो यहां पर देखो प्रोटेक्शन लिख लेते हैं एक जगह पे, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। किस किस फॉर्म में प्रोटेक्शन हो रहा है? पहला, द ब्रेन बॉक्स और द क्रेनियम। ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, स्केलेटन के अंदर रखेगा, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी, राइट। देन दूसरा जो प्रोटेक्शन होगा विच विल बी बाय अ फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है जो कि ब्रेन में मेम्ब्रेन के बीच में होता है और सराउंड करता है, ये फ्लूइड क्या करता है? एक तो नरिशमेंट भी देता है ब्रेन को, और दूसरी चीज, अगर कोई भी टाइप का शॉक लगेगा ब्रेन को तो उसको भी अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। दिस फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड which acts as shock absorber for the brain। ठीक है, तो इन दो तरीकों से द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। स्पाइनल कॉर्ड में ऑब्वियसली क्रेनियम नहीं है, बट स्पाइनल कॉर्ड को हमारी रीढ़ की हड्डी कवर किए हुए है। सो देयर इज द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम विच इज कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड, और वहां पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ऑल्सो एज वेल एज अराउंड ऑल्सो, विच इज अगेन प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो कोई भी शॉक, बाहर से कोई भी प्रेशर, उसको अब्सॉर्ब करने का जो काम है वो किसका होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ठीक है, सो आई होप प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स।
ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स जो कि प्लांट में देखे जाते हैं। अब प्लांट में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैज टू टेक प्लेस इन द प्लांट आल्सो। तो प्लांट में क्या होगा, प्लांट में हम जनरली मूवमेंट्स देखते हैं। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ तो प्लांट उसके हिसाब से मूवमेंट शो करता है। अब मूवमेंट जो होगा वो एकदम से बहुत ड्रास्टिक नहीं होगा, वो बहुत ऐसे विजिबल नहीं हो जाएगा तुम्हें, वो बहुत स्लो होगा बट होगा, राइट। तो मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट में, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर रेफर्ड टू एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स जो कि स्टिमुलस के हिसाब से होते हैं और ग्रोथ कॉज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कैसे होते हैं, दे अकर इन रिएक्शन टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। रिमेंबर, ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब ही है कि इनका डायरेक्शन स्टिमुलाई के डायरेक्शन के हिसाब से होगा, या तो स्टिमुलाई के डायरेक्शन के टुवर्ड्स होगा या फिर स्टिमुलाई के डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, ठीक है। ऐसे मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट में, विच इज नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, दीज आर नॉट रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के डायरेक्शन से इनको मतलब नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो मूवमेंट्स जो कि प्लांट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई, बट ये ना तो स्टिमुलाई के डायरेक्शन से एसोसिएट होता है, ना ही उसके अगेंस्ट एसोसिएटेड होता है। ये मूवमेंट अपने आप में होता है, प्लांट के अलग हिस्से में हो सकता है देन दैट विच इज अफेक्टेड बाय द स्टिमुलस, ठीक है। जैसे जब तुम टच मी नॉट को टच करते हो, एक जगह पे टच करते हो, राइट, लेकिन उसका जो मूवमेंट होता है, उसके जो लीव्स ड्रूप करते हैं, वो ओवरऑल उस पूरी ब्रांच में ड्रूप करते हैं, राइट। दैट्स बिकॉज वो एक टाइप का नास्टिक मूवमेंट है। फिलहाल तुम्हारे कोर्स में जो डिटेल में है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर बात करें तो स्टिमुलस के हिसाब से हम ट्रॉपिक मूवमेंट देख सकते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट से एसोसिएटेड मूवमेंट्स। देखो, जो प्लांट की स्टेम होती है ना, वो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करती है, ऊपर ग्रो करती है, और जबकि जो रूट होती है वो क्या करती है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है ना। तो वी से दैट the stem or the shoot system of the plant shows positive phototropic movement towards the sunlight, and the root of the plant shows negative phototropic movement that is away from the sunlight, नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटी रिलेटेड, है ना। तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स कौन ग्रो कर रहा है, रूट। तो पॉजिटिव ग्रेविटोट्रोपिक या फिर जियोट्रोपिक मूवमेंट कौन शो करता है, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, ऊपर ग्रो कर रहा है ना, तो दैट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, कीमोट्रोपिक, नाम से अगेन पता चल रहा है केमिकल मूवमेंट। कोई केमिकल के बेसिस पर या केमिकल के स्टिमुलस के हिसाब से कोई मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं केमोट्रोपिक मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो जो स्टाइल होता है ना, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। पोलन ग्रेन को कैसे पता चलता है कि उसको अंदर जाना है, क्योंकि वो इन केमिकल्स को परसीव करता है एंड देन उन केमिकल्स के तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। सो इट इज अ पॉजिटिव केमोट्रोपिक मूवमेंट जो कि जिसकी मदद से पोलन ग्रेन स्टाइल के अंदर मूव करता है। उसका जो पोलन ट्यूब है इनफैक्ट वो स्टाइल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। सो केमोट्रोपिक हो गया। हाइड्रोट्रोपिक, एज द नेम अगेन सजेस्ट, इट इज रिलेटेड टू वाटर। तो अगर रूट्स की बात किया जाए, दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक क्योंकि वो वाटर की तरफ ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट विच इज टच डिपेंडेंट। थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट विच इज टच डिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो सपोर्ट प्लांट्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें जनरली टेंड्रिल्स होते हैं ना, जो कि एक सपोर्ट के क्लोज कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, उनका जो टेंड्रिल होता है वो उस सपोर्ट के अराउंड ऐसे मेश क्रिएट कर देता है। देखा है तुमने ये? तो वो कैसे होता है, जैसे ही टेंड्रिल उसको छुएगा उसको समझ में आ जाएगा इससे हम सपोर्ट ले सकते हैं और वो उसके अराउंड वाइंड हो जाएगा। So this kind of movement is known as movement of touch or thigmotropic movement. ठीक है। So thigmotropic movements are touch dependent movements जो कि again plants में काफी हद तक देखे जाते हैं। Then we come to coordination in plants through chemicals.
अब जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है और कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कॉल्ड हॉर्मोन्स, जो कि हमारे अंदर फंक्शन करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, these three hormones are growth promoters। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब ये ग्रोथ को इनहेंस करेंगे और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दो नीचे के हॉर्मोन्स दिए हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, दीज आर टू हॉर्मोन्स जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, ये ग्रोथ को रोकते हैं या ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। इंडिविजुअल फंक्शंस देख लेते हैं। ऑक्सिन जो है वो मेन ग्रोथ हार्मोन होती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, चाहे शूट की बात कर लो चाहे रूट की बात कर लो, दोनों की ही ग्रोथ में ऑक्सिन बहुत हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में मदद करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है या प्लांट को ग्रोथ करनी है तो उसके सेल्स को डिवाइड करके नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनिन। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड ऑल्सो डिलेज द एजिंग ऑफ द सेल। देखो, एक सेल अगर डिवीजन नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन कर लेगा और एक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो एज करने लगेगा एंड देन इट विल डाई। बट अगर वो सेल में सेल डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब वो यंग रहेगा। ठीक है, सो इट ऑल्सो डिलेज द एजिंग ऑफ द सेल। अगर उसके अंदर साइटोकाइनिन है देन इट विल प्रेफर टू डिवाइड, कीप ऑन डिवाइडिंग, और रैपिड डिवीजन होगा उसके अंदर और नए सेल्स फॉर्म होंगे रादर देन दिस सेल एजिंग इन प्रोसेस। ओके, सो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को भी प्रमोट करती है और एजिंग को भी स्टॉप करती है। जिब्रेलिन फैसिलिटेट स्टेम ग्रोथ। जैसे तुमने बैम्बू में देखा होगा, बैम्बू की जो ग्रोथ होती है वो अल्टीमेटली कहां से होती है? बैम्बू इज लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है बैम्बू में, है ना? या शुगर केन की अगर बात करें, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होता है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो स्टेम का, वो एक्चुअली ग्रो करता है और उसकी वजह से ओवरऑल स्टेम में ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ कौन कॉज कराता है? जिब्रेलिन। ठीक है, सो इट लीड्स टू स्टेम ग्रोथ, इट ट्रिगर्स सीड जर्मिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, जिब्रेलिन नहीं होने की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। सो द जर्मिनेटिंग हार्मोन इन प्लांट्स इज जिब्रेलिन। तो ये जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करेगी और सीड डेवलपमेंट का जो पोस्ट जर्मिनेशन प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करेगी अलोंग विद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑब्वियसली बिकॉज सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है, तो सीड जब डेवलप होगी, जब छोटा प्लांटलेट बनाएगी तो सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जिब्रेलिन भी उसकी मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग एंड सपोर्ट सेल डिवीजन। ठीक है, फ्लावरिंग इज अगेन इन सम प्लांट्स होता क्या है, फ्लावरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे में उन प्लांट्स के ऊपर ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स ये छिड़के जाते हैं जिसकी वजह से द फ्लावरिंग हैपेंस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। उसमें हमको ऑक्सिन छिड़कना पड़ता है अगर हमें उसकी फ्लावरिंग करानी है। ठीक है, टोमेटो वगैरह हो गया, जिब्रेलिन्स हम लोग छिड़कते हैं ताकि उसकी फ्लावरिंग हो पाए। राइट, नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, लाइक आई सेड दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ये क्या करेंगे? दोनों ही सप्रेस करेंगे ग्रोथ को। ठीक है, एब्सिसिक एसिड तो बहुत तगड़ा ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये पूरी की पूरी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, और जिस लीफ में एब्सिसिक एसिड ज्यादा होता है वो एज करने लगती है, बड़ी हो जाती है और फिर येलो होके गिर भी जाती है थोड़े टाइम बाद। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड इज लाइक दैट हार्मोन व्हिच कॉजेज एजिंग एंड सेनेसेंस एंड डेथ। ठीक है, सो इट इंड्यूसेस द विल्टिंग ऑफ लीव्स, ड्रूप हो जाती हैं, सूख जाती हैं पत्तियां बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, एनकरेजेस बड एंड सीड डॉर्मेंसी। अब देखो, सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा था? जिब्रेलिन। और सीड को जर्मिनेट ना करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रही है इवन दो
फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ऐसा कौन कर रहा है? क्योंकि सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड भरा है। क्या तुम्हें पता है कि सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है? पता है क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड सीड के अंदर भरा होता है। जब तक एब्सिसिक एसिड सीड के अंदर भरा है तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगी। जब सीड अपने अंदर पानी भरती है तो एब्सिसिक एसिड उसमें घुलता है और पानी के साथ बाहर जाने लगता है। तब क्या होता है, जिब्रेलिन की अमाउंट ज्यादा हो जाता है सीड में और एब्सिसिक एसिड कम हो जाता है या फिर एकदम खत्म होने लगता है, तब जाके सीड जर्मिनेट कर पाती है। तो तुम सोचो, एब्सिसिक एसिड होने की वजह से सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग। तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन का जो काम है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टा है ना? सो ऑफन टाइम्स इट इज सेड दैट जिब्रेलिन इज एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड उस चीज को रोक रहा है, जिब्रेलिन उस चीज को करना चाहता है, प्रमोट करता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट वाली जो हार्मोन है विच इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन इन द प्लांट। ठीक है, गैस के फॉर्म में होती है, बाकी सब केमिकल्स होते हैं, लिक्विड केमिकल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि मूव करते हैं प्लांट की बॉडी में, जबकि इथाइलिन क्या है? गैसियस कंपोनेंट है या गैसियस हार्मोन है एंड इट इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। अगेन इसके साथ साथ ये ग्रोथ को भी सप्रेस करेगी, एजिंग कॉज करेगी, सेनेसेंस कॉज करेगी, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है फ्रूट की राइपनिंग। ठीक है, तुमने कभी संतरे का छिलका लेके उसको दबाया होगा तो उसमें से कुछ स्प्रे सा निकलता है ना, आंख में लगता है, हम लोग एक दूसरे को छींटते हैं उससे, उसको आप दूसरों की आंख में डालते हैं, है ना? वो एक्चुअली इथाइलिन होता है। तुमने ये नोटिस किया होगा कि अगर कोई राइप हमारे पास फ्रूट है और उसको हम अनराइप फ्रूट्स के पास में रख दें तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, अनराइप फ्रूट्स भी राइप हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो राइप फ्रूट है ना उसके अंदर से इथाइलिन निकल रहा होता है, तो वो अनराइप फ्रूट्स पर लगता है और वो भी राइपन हो जाते हैं। तो अगर हमको जल्दी होती है राइपन करने की फ्रूट्स को तो हम उस पर इथाइलिन ही छिड़कते हैं, है ना? बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन पे इथाइलिन छिड़क के उनकी जो राइपनिंग प्रोसेस है उसको हेसन कर दिया जाता है, फास्ट कर दिया जाता है, राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी कम टू कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वाया हार्मोन्स। तो एनिमल्स में तुम्हें कौन कौन से हार्मोन्स पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। पहला है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इज द ग्लैंड विच इज लाइक द कैप ऑफ द किडनी। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है एंड एड्रेनलिन इज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो तुमने अभी पढ़ा था ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है, तब एक्टिव होता है, हार्ट बीट बढ़ती है और ब्रीदिंग रेट वगैरह बढ़ता है। एट द सेम टाइम एड्रेनलिन भी रिलीज होती है और वो भी इन फंक्शंस को एनहांस करती है, ठीक है? तो एड्रेनलिन विल ऑल्सो प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, ठीक है? नेक्स्ट देखो, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कम्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? हमारे नेक रीजन में, हमारा ये जो थ्रोट रीजन है वहां पे थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की तरह से प्रेजेंट होता है। अब थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन निकलता है और एक्चुअली थायरॉक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि चाहे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे फैट का मेटाबॉलिज्म हो, ये कैसे ब्रेक करेगा, कितनी क्वांटिटी में ब्रेक करेगा, क्या बना रहा है, ये सारा का सारा कंट्रोल इस हार्मोन के अंदर है, ठीक है? सो इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर बढ़ाने की वजह से हमारी बॉडी आराम से इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर पाती है, ठीक है? इट रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ सच एज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट एज वेल। जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं फूड से और उनको हम इन प्रोसेसेस के लिए यूज कर पा रहे हैं और एक हार्मोन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थायरॉक्सिन, तो जाहिर सी बात है ये हमें इनडायरेक्टली मेंटल डेवलपमेंट, हमारी ओवरऑल ग्रोथ को भी तो अफेक्ट करेगी, ठीक है? तो हमारी बोन्स में सेल्स बने, ऑसिफिकेशन हो और हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो, इस सब के लिए थायरॉक्सिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगी,
क्योंकि भाई यही हार्मोन है जो कि सारे ये जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने में हेल्प करेगी और उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगी, and then those absorbed nutrients will be used by our body for physical as well as mental development. ठीक है, so thyroxine becomes a very very important hormone. अब क्या होगा अगर किसी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए? Then there are certain disorders which will come across, जैसे simple goiter. अच्छा, थायरॉक्सिन की एक्टिविटी इनहैंस होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायरॉक्सिन एक्टिव नहीं हो पाएगी. एज अ रिजल्ट थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंपल गोइटर. इसमें क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से जो थायरॉक्सिन होती है वो एक्टिव नहीं हो पाती है. ठीक है, तो सिंपल गोइटर में क्या होता है, जो थ्रोट रीजन होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक्स्ट्रा इनलार्ज हो जाता है. तो जिन लोगों को ये गोइटर होता है उनको देखा जाता है कि उनका जो थ्रोट रीजन है वहां पे एक लंप जैसा फॉर्म हो गया है. ठीक है, सो दिस इज अ साइन ऑफ सिंपल गोइटर. फिर ऑफ्थैल्मिक गोइटर. ऑफ्थैल्मिक गोइटर अगेन इज हाइपोथायरॉइडिज्म, जिसमें क्या होता है कि आंखें जो होती हैं वो स्वेल कर जाती है और वो बाहर प्रोट्रूड करने लगती हैं. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म और इट इज नोन एज एक्सॉफ्थैल्मिक गोइटर या फिर ऑफ्थैल्मिक गोइटर. ऑफ्थैल्मिया वर्ड ही आता है आई से, आईबॉल से. तो इसका जो साइन होता है वो होता है कि अगर किसी की आईबॉल ऐसे प्रोट्रूड कर रही है बिल्कुल, तो हो सकता है उस इंसान को ऑफ्थैल्मिक गोइटर. ठीक है, देन लास्ट इज क्रिएटिनिज्म. क्रिएटिनिज्म क्या है? व्हेन हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन टेक्स प्लेस इन चाइल्ड. अगर बच्चे में ही थायरॉक्सिन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा, उसकी स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, मे बी म्यूट होगा, डेफ होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं होगा, तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी. राइट, सो ऑल दीज सिम्टम्स आर सीन इन अ चाइल्ड इन विच डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इज देयर. ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिज्म. ठीक है, सो दीज आर 3 कंडीशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हिच आर एसोसिएटेड विद लेस सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन और ऑलमोस्ट नो सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन. नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन निकलती है पिट्यूटरी से, टू बी स्पेसिफिक एंटीरियर पिट्यूटरी से. Anterior pituitary gland से, as the name also suggests, it is essential for overall growth of the body. ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स देखो. अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रही है तो क्या होगा, जो इंसान होगा, इंडिविजुअल होगा, वो बौना रह जाएगा. इसको बोलते हैं डवार्फिज्म. ठीक है, एंड अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जाइजेंटिज्म, जिसमें इंसान की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके हाथ वगैरह, उसकी हाथ की बोन्स वगैरह बहुत बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और चेहरा वगैरह बहुत बड़ा हो जाएगा और हाइट में भी वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज नोन एज जाइजेंटिज्म. सो ग्रोथ हार्मोन से एसोसिएटेड दो डिसऑर्डर्स याद रखने हैं. नेक्स्ट, इंसुलिन. इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज. इंसुलिन के बारे में तुम लोगों ने सुना है, शुगर हो गई है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है. तो ये है क्या? एक्चुअली इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है. रेगुलेट कैसे करता है? उसको कम करता है. ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. अब तुम खुद सोचो, अगर इंसुलिन नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट there will be certain adverse impacts, adverse effects which will be seen. और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है. तो जिन लोगों में डायबिटीज मेलाइटिस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, उनके जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में वो बहुत ज्यादा होने लगता है, उनको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. राइट, सो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. डायबिटीज मेलाइटिस, high concentration of sugar in the blood is due to
हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, एंड इसको हम बोलते क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो दो वर्ड्स आए, हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन का हाइपो, हाइपो मतलब कम, कम सेक्रीशन हो रहा है, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा। हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब है, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से होता है, लेस सेक्रीशन, और हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है, इन द फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज एक्चुअली दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस एक किडनी में किडनी का जो फंक्शन होता है ऑफ अब्सॉर्बिंग वाटर, उसमें डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो एक अलग टाइप का डिसऑर्डर है और ये एक अलग टाइप का डिसऑर्डर है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में जो यूरिन होता है उसमें भी शुगर आने लगती है। ठीक है, इनफैक्ट उसका जो शुगर का टेस्ट होता है, जो डायबिटीज का टेस्टिंग होती है, वो भी यूरिन सैंपल से ऐसे ही की जाती है कि उसमें देखा जाता है ग्लूकोज का लेवल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। ये मेल्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी डेवलपमेंट रेगुलेट करती है, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप कराती है, राइट। So it controls the development of secondary sexual characters in males and also the development of secondary sexual characters during puberty. मतलब reproductive organs को develop करना, gametes बनाना, secondary sexual characters को puberty में develop करना, all these are the effects or the functions of testosterone. Next is estrogen. Estrogen के साथ साथ प्रोजेस्ट्रॉन भी याद रखना, प्रोजेस्ट्रॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, जिस मंथ में जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसे होना चाहिए। अगर उसमें ऊंच नीच आती है देन द प्रेगनेंसी बिकम्स डिफिकल्ट, तो इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम देन दैट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ही फंक्शन करते हैं टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट दीज सिमिलर फंक्शंस इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके थ्रू होगा, एस्ट्रोजन मेनली एंड प्रोजेस्ट्रॉन एज वेल। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वन शॉट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। The movement of a plant part in response to the force of attraction exerted by the earth. Okay, force of attraction is geotropism, right? ग्रेविटी की बात हो रही है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से कौन सी मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। सो जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जियोट्रॉपिज्म इज राइट। बाकी भी देख लेते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर, chemotropism is related to some chemical and phototropism is related to light. ठीक है, next, which of the following statement is correct about receptors? Okay, receptors की हमने बात नहीं की थी। receptors मतलब nerve cells होते हैं जो sense organ से हमारा external stimuluses perceive करते हैं, but इनके भी अलग अलग types हैं। ठीक है, जैसे हम start करते हैं ear से। ईयर हमको परसीव करने में हेल्प करता है साउंड, है ना। तो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को परसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स। इसको नोट डाउन कर लो, लेट्स नोट इट डाउन। ईयर में जो रिसेप्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑडिटरी। ठीक है, नोज में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल को परसीव करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, देन टंग में जो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को महसूस करने में हेल्प करते हैं, टेस्ट बड्स इनको हम जनरली बोलते हैं, बट इन रिसेप्टर्स का नाम होता है टेस्ट रिसेप्टर्स, और सॉरी टंग में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, या फिर इनका नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड आईज में जो प्रेजेंट होते हैं, आईज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को परसीव करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर।
फोटो रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम स्किन की बात करते हैं, स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, तो स्किन में बहुत टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे थर्मल, तो थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर को परसीव करने में हेल्प करते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मिकैनो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट से टच होता है तो उसको परसीव करने में हेल्प करते हैं। सो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्किन। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो मेन तुम्हें ये 4 याद करने हैं जिनके नाम आ सकते हैं क्वेश्चंस में। दिस इज वन सच क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, गस्टेटरी टेस्ट राइट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, ये तो सही है, यही सही लग रहा है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी डिटेक्ट स्मेल, ये गलत है। ऑडिटरी डिटेक्ट स्मेल, ऑडिटरी तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑडिटरी मतलब ऑडियो से एसोसिएटेड है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्मेल, ये उल्टा हो गया है ना, तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, अच्छा पाथवे हमें बताना है कौन सा होगा, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सोनल एंड सेल बॉडी। ओके, पहले देखो, पहले क्या होता है, डेंड्राइट से घुसता है, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन एंड देन एक्सॉन टर्मिनल, तो वो वाला आंसर देखो, सेल बॉडी से डेंड्राइट ये तो नहीं है, एक्सोनल एंड से एक्सॉन ये भी नहीं है, ये वाला देखो, डेंड्राइट फिर सेल बॉडी फिर एक्सॉन एंड देन द एंड ऑफ द एक्सॉन, राइट? सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So with this we come to the end of the MCQs also. तो next class में हम again कोई ऐसा concept video लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे एक concept को explain करेंगे and we'll enhance your preparation for the AMU entrance. So I'll see you again. Thank you.